नमस्कार। आज की जो कहानी स्टार्ट हो रही है, सी इक्वल टू सी, मतलब कॉन्कर इक्वल टू कॉन्सोलिडेशन। सॉरी, एक्चुअली ये जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, मोहम्मद गौरी की कहानी है। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि जयचंद बुलाता है और गौरी आता है, फिर ये होता है वो होता है, भारत लूट लिया जाता है। लेकिन एक्चुअली जो मैंने इतिहास पढ़ा है वो दूसरे तरीके से मैंने पढ़ा है, जिसमें कि हॉरिजेंटल भी स्टडी हुई है और वर्टिकल भी होती है। हम लोग थोड़ा सा इतिहास को उलट कर देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि क्या सिनेरियो था, क्या सच में गौरी जो है वो यहाँ पे किसी के बुलाने से आया है, या वो परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है जिसके कारण गौरी को यहाँ पर आना पड़ रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा फ्लाइट मोड में कर लूँ। अब देखिए, ये जो कहानी है स्टार्ट यहाँ से होती है, गंगा जामुनी तहजीब से। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये गंगा जामुनी तहजीब क्या है। देखिए, जो वैदिक सभ्यता हमारे डेवलप होती है वो डेवलप होती है गंगा नदी के किनारे। और प्राचीन इतिहास में मैंने पढ़ा है आपको कि जितने भी महाजनपद हैं वो गंगा नदी के किनारे जो जो बसे महाजनपद हैं उन पर चंद्र मगध का नज़र रहता है। जैसे कि आप देख लेंगे कि अवंती के साथ लड़ाई होता है, फिर अवंती को बाद में मिला लिया जाता है मगध में। तो ये गंगा नदी पे बसी हुई है। जो मुसलमान शासक हमारे यहाँ है वो यमुना नदी के किनारे बसे, जैसे आगरा को देख लीजिए, या फिर इलाहाबाद में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए। तो इसी को बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब। अब ये तो हो गया भौगोलिक लोकेशन की गंगा जमुनी तहजीब क्या है। एक्चुअली में जो गंगा जमुनी तहजीब है वो एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी इसलिए है कि इसका सामाजिक आधार है, राजनीतिक आधार है, सांस्कृतिक आधार है, धार्मिक आधार है और साथ ही साथ राजनीतिक आधार भी है इसका। अब इन सब चीज़ों को आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि मुसलमान संस्कृति हिंदुस्तान में मिले और हिंदुस्तान की संस्कृति मुसलमान में मिले। और इस पे ही पूरा का पूरा हम लोगों का एक्चुअली चर्चा रहेगा। पूरा जितना भी हम लोग मिडल इंडिया पढ़ेंगे पूरा का पूरा चर्चा हम लोगों का यहीं पे रहेगा। लेकिन छोटा सा एक मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। मोहम्मद गौरी भारत को जब विजिट कर लेता है, हिंदुस्तान को जब विजिट कर लेता है तो सिक्का चलाता है, और उस सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी देवी और एक तरफ कुरान। इसका मतलब दो संस्कृतियों का मेल वो लेकर चल रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस की वो एग्जाम्पल समाज में पेश कर रहा है। इसी को थोड़ा बहुत अभी हम लोग समझते हैं कि इसी को हम लोग गंगा जामुनी तहजीब भी बोल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गौरी भारत आता ही क्यों है। अभी कोरोना काल चल रहा है, जितने भी लोग बाहर थे लगभग घर आ रहे हैं। बहुत तरह की शायरियाँ चल रही हैं कि तुमने घर द्वार बेचकर शहर में बसा है, क्या पता कि गांव आना पड़ेगा। तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। और चूँकि मैं भी उसी से अभी क्वारंटाइन ही हूँ, तो इसमें क्या होता है कि पहले हम समझते हैं कि लोग बाहर से घर आ क्यों रहे हैं। अगर बाहर में उनका वजूद होता तो फिर घर नहीं आते, लेकिन वहाँ पे उनकी सत्ता या वजूद नहीं है, इसलिए कहाँ आ रहे हैं, वो अपने घर आ रहे हैं जहाँ पे उनका वजूद है, जहाँ उनकी पहचान है, जहाँ उनकी सत्ता है। मोहम्मद गजनी जब भारत आया, मैंने आप लोगों को पढ़ा, हिंदुस्तान आया तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वो मंदिर को लूटता है, जैसे रणथंभौर का मंदिर लूटता है और फिर वो चला जाता है तमाम मंदिरों को, या धन इकट्ठा करता है और फिर चला जाता है। लेकिन चला क्यों जाता है, सवाल इस बात पे है। इसलिए चला जाता है कि सेंट्रल एशिया में उसके पास सत्ता है, पहचान है, वजूद है, तो फिर वो उसके भारत को एज ए बैंकर वो यूज करेगा, वो एक्सपेंशनिस्ट बनकर यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जो मोहम्मद गौरी है, ये गौरी का और ख्वारिज्मों का झगड़ा चल रहा है। यहाँ सेंट्रल एशिया में इसके सत्ता को चुनौती मिल रही है, और चुनौती मिल रही है तो इसको कहीं ना कहीं सत्ता चाहिए। और भारत की जो परिस्थिति है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के चलते इसने हिला कर रख दिया है। और भारत को अब छोटे छोटे राजाओं से भी चेंज करके ये लगभग सामंत
के कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। और 2-3 राजा ही बड़े बड़े बसते हैं जो कि मतलब अपने आप को शासक कह सकते हैं उनको, जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, जयचंद हो गए, या फिर तोमर हैं दिल्ली के, ये सब लोग हैं। ये भी कहानी हम लोग समझेंगे कि जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच का रिलेशन क्या है और उसमें तोमर की क्या भूमिका है उसमें। अब देखिए, हम समझते हैं कि गौरी को भारत में क्यों पढ़ा जा रहा है और इतिहास में गौरी को क्यों पढ़ा जाता है। मैंने आपको यही कहा है कि क्लास में बताया है कि देखिए, इतिहास जो है वो कमज़ोरों का नहीं लिखा जाता है। इतिहास हमेशा और हमेशा मजबूतों का लिखा जाता है, चाहे वो निर्दयी हो या चाहे वो सज्जन हो। अब देखिए, घुर्म और ख्वारिज़्म में लड़ाई चल रही है और बसने का जगह नहीं है इसको सेंट्रल एशिया में। तो ये क्या करता है, 1175 ईस्वी में गौरी भारत पे आक्रमण करता है। और भारत पे आक्रमण करने के इसके 2 रास्ते हैं, एक खैबर है और एक बोलन है। खैबर जो है वो पाकिस्तान वाले इलाका में है और बोलन जो है गुजरात वाले इलाका में। पहला आक्रमण ये करता है 1175 में मुल्तान के ऊपर, और ये करता है खैबर दर्रे से और सफल आक्रमण करता है। लेकिन ये दूसरा आक्रमण जो करता है 1178 ईस्वी में, ये भीम द्वितीय पे करता है और ये बोलन दर्रे से करता है और पराजित हो जाता है। मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है कि वो क्या रीज़न थे कि बोलन दर्रे से जो आक्रमण करेगा ये पराजित हो जाएगा। एक्चुअली वहाँ का टेरेन इस तरह का है कि वहाँ बाहरी लोग नहीं जीत सकते हैं, इसलिए वो क्या करता है, भीम द्वितीय से पहली बार पराजित होता है। लेकिन पराजित होने के बाद ये शांत नहीं बैठा। पराजित होने के बाद ये गया फिर लौटकर, और जो जो लोग उत्तरदायी थे इसके पराजय में, पहले तो हेड शॉट सबको निपटाया और बीवी से इसने अपना वचन दिया, खत लिखा उनको कि हे प्रिय, अब मेरी मुलाकात तुमसे या तो युद्ध भूमि में होगी या तो जन्नत में होगी। और यहीं से मैं एक कॉन्सेप्ट जनरेट करता हूँ जज्बा और साहस का, जो कि बार बार मैं क्लास में चर्चा करता हूँ कि जज्बा क्या है और साहस क्या है। एक्चुअली भारतीय राजाओं के पास साहस था, और ये साहस आपके पास तभी कायम रहता है ना जब आप जीतते हैं। हार पे साहस काम खत्म कर देता है। और जज्बा ऐसा होता है जिसका हार और जीत से कोई मतलब ही नहीं रहता है। उसका मतलब बस इससे रहता है कि हमको एनी हाउ किसी भी तरीके से जीतना है और लड़ना है। एक्चुअली वो लड़ाई ही होती है जिसमें प्रतिफल मिल जाता है, जीत या हार। और जज्बे वाले को अक्सर जीत ही मिलती है, हार बड़ा कम मिलता है। देखिए, हमको भी जब हम संक्रमित हुए और चल भी रहा है कि इतने लोग मर गए, हमने सोच लिया था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा मेरे को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे से ताकतवर कोई और है नहीं। अब हो क्या रहा है कि जज्बा और साहस की लड़ाई चलेगी, और इसी को हम लोग एक घटनाक्रम में लेकर चल रहे हैं। भीम द्वितीय से पराजित हो जाता है 1178 में। फिर 1179 में 1179 में ये पेशावर पर नियंत्रण करता है। अब देखिए, रास्ता बदल देगा ये। आज ये फिर इधर मेवाड़ के रास्ते से होकर गुजरात को घेरेगा और फिर गुजरात को ये डिफीट करेगा। फिर क्या करता है 1185 में सियालकोट पर, और सियालकोट पे करने के बाद ये वापस चला जाता है। अब वापस जाकर फिर ये सोचता है कि यहाँ तक तो पहुँच गए, अब हम सेंटर किसको बनाएं, किस एरिया को सेंटर बनाएं जिससे कि हमें भारत पे भी नज़र रह सके, सेंट्रल एशिया पे भी नज़र रह सके, ख्वारिज़्म पे भी नज़र रह सके, मंगोलों पे भी नज़र रह सकते, और सिल्क रूट पे भी हमारा नज़र रह सके। और इस क्रम में इसको सबसे अच्छा चीज़ जो मिलता है, लाहौर मिलता है जगह, और 1186 में लाहौर को भी निपटा देता है। अब लाहौर को क्या बना लिया ये केंद्र, इसको फ़ायदे बहुत मिलने लगे इससे। उसके बाद ये भटिंडा पर आक्रमण करता है और यहीं से लड़ाई स्टार्ट होती है साहस और जज्बे की। पृथ्वीराज चौहान एकदम निश्चिंत थे, एकदम मस्त, मुजरा चल रहा है, सुरा और क्या बोलते हैं, शबनम, दोनों एकदम मस्त हैं कि ये भी गजनी की तरह आएगा और लूटेगा और चला जाएगा। लेकिन जब ये भटिंडा पर अटैक कर देता है तो पृथ्वीराज चौहान के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब ये तो पानी ऊपर जाने लगी, और ये पूरा लाव लश्कर के साथ गौरी पर आक्रमण कर देते हैं।
आक्रमण करते हैं। एक्चुअली भाई कितना सैनिक लेकर आया है वो, बहुत सीमित संसाधनों और सीमित सैनिकों के साथ वो आया है। और तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, और गौरी वहाँ पे हार जाता है। यहाँ पर गौरी का जज्बा पृथ्वीराज चौहान के साहस से हार गया। लाइन समझिएगा, गौरी का जज्बा पृथ्वीराज चौहान के साहस से हार गया। लेकिन ये दूसरी हार है बस गौरी की, यहाँ पे वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये साहसी नहीं है। क्या है, इसके पास जज्बा है। गौरी पृथ्वीराज एकदम मस्त आएंगे। 1192 ईस्वी में फिर आता है नए तरीके से और नए मिजाज से, और फिर लड़ाई होती है तराइन की सेकेंड लड़ाई। और क्या करता है, मोहम्मद गौरी के जज्बे से पृथ्वीराज चौहान का साहस हार जाता है। अब देखिए, दो चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। एक तो इसको भारत से जीतना है, हिंदुस्तान को, और दूसरा गुजरात को ख़त्म करना है। इन दोनों के बीच में एक कन्नौज है, जहाँ पे जयचंद हमारे राजा थे, ये इसके आँख के कांटा बने हुए थे। चंदावर की लड़ाई होती है 1194 ईस्वी में। चंदावर एक जगह है छोटा सा वहीं पे, और वहाँ पे जयचंद को भी ये निपटा देता है। और जब जयचंद निपट जाते हैं, तो अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि भारत में उस तरह की कोई सत्ता नहीं है बड़ी जो कि गौरी को रोक सके, क्योंकि वो गजनी ने सबको सामंत में, छोटे छोटे सामंतों में चेंज कर दिया है, और दोनों लोगों को ये निपटा ही दिया है। जब लौट रहा था 1205 ईस्वी में, तो खोखर नाम की एक जनजाति है पंजाब की, उससे इसका हम सामना हुआ, और 1206 ईस्वी में ये मारा गया। और मारने के बाद अब ये कहानी यहाँ से एक्चुअली हिंदुस्तान की स्टार्ट होती है। हमने आपको बताया था कि कौंसर बराबर कॉन्सोलिडेट। अब यहाँ से जो कहानी हमारी स्टार्ट होगी ये यही होगी कि ये विजित तो कर लिया है, जीत लिया है चीज़ों को, लेकिन कॉन्सोलिडेट कैसे करेगा, किस पॉलिसी पे करेगा कॉन्सोलिडेट। और फिर यहीं से कहानी हम आपको बताएंगे कि भीम द्वितीय वगैरह को कैसे क्या किया है। फिर उसके बाद हम आपको आगे कहानी बताएंगे कि पुरानी प्रथाएं कैसे कमज़ोर हुई, और उसके बाद शहरी अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हो रहा है, और ये शहरी अर्थव्यवस्था एक्चुअली में है क्या, समझ लेते हैं इसको। देखिए, शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा आपको एंशिएंट इंडिया में जाना पड़ेगा। जो पहला हमारा सभ्यता बन रहा है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, वो शहरी अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था सभ्यता हमारी विकसित हो रही है उसका नाम है ग्रामीण अर्थव्यवस्था या वैदिक अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धर्म आपको पीक पे मिलेगा, मतलब समाज के सबसे ऊपरी पायदान पे धर्म रहेगा। लेकिन शहरी अर्थव्यवस्था में जो सबसे पीक पर समाज का रहेगा वो रहेगा उत्पादन, मतलब इकोनॉमी, और इधर क्या रहेगा, रिलीजन। तो जब इकोनॉमी इमर्ज करेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें टूटेगी, जैसे जाति व्यवस्था है, धार्मिक कट्टरता है, या जाति बंधन है, वर्ण व्यवस्था, ये सब टूटेंगी। और इस सब टूटने का एक अच्छा परिणाम ये निकल कर आएगा कि जो सैनिक भर्ती में बस क्षत्रिय का दबदबा था वो फिर किस में आ जाएगा, सारे लोगों के लिए हो जाएगा, और सैनिक दक्षता और सैनिक क्षमता में वृद्धि होगी। और ये वृद्धि जो फायदा करेगा ये दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने में फायदा करेगा। यही सब कहानी और आगे चलेगी। भाषा फारसी हो जाएगी, एक भाषा, एक कानून, एक संस्कृति, ये सब एक नियम के वजह से क्या होगा, भारत यूनाइट होता जाएगा और एक नई संस्कृति इसमें एकदम घुल मिल जाएगी। जैसे कि गोलगप्पे में वो सब मिलाकर और अपना खाते हैं लोग, उसी तरह से मिक्सअप हो जाएगा। और आगे जो कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा, एक्चुअली बीच में आ जा रहा है, वो गैपिंग आ जा रहा है, वो इस वजह से आ जा रहा है कि थोड़े से आइसोलेशन की वजह से सावधानी बरतना पड़ रहा है। तो आगे जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत की कहानी स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो होगा सो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।